हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम स्टेट जीके का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे तो ठीक, लेकिन साथ में हम अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा मैं इस टॉपिक को जिस स्टाइल से कवर करूँगा तो विश्वास मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा अंदर से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये मैप देखिए, ये जो मैप है मैंने गृह मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट से लिया है। तो ये मैप आपको क्या बताता है? तो ये मैप हमें बताता है कि हमारे पड़ोसी देश कौन कौन हैं। देखिए, ये है अफ़गानिस्तान, ये जो ब्लैक कलर का डॉट सा है ये अफ़गानिस्तान है। इसकी जो सीमा है वो सबसे कम लैंड बॉर्डर भारत को टच करती है और इसकी लंबाई कितनी है? 106। देखिए, ये जो मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये भारत की ज़मीनी सीमा है जो अन्य देशों के साथ लगती है। तो ये कितने देश हैं? तो इन देशों की संख्या है 7। और ये जो रेखा है जिसको मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ ये हमें इसकी भी तो रक्षा करनी है। ये जो है इसे बोला जाता है कोस्ट लाइन और इसकी रक्षा करता है भारतीय तटरक्षक बल। और ये जो इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर है और ये लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप की सीमा को मिलाकर है। तो कोस्ट लाइन की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर और लैंड बॉर्डर की टोटल लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो अपन को पता होनी चाहिए। देखिए, हमारा देश कौन सा है? भारत। और हमारे पड़ोसी देशों की संख्या कुल कितनी है? 9। भूमि सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106 किलोमीटर। और तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर। सबसे जो लंबी सीमा भारत साझा करता है वह करता है बांग्लादेश के साथ। और सबसे छोटी जो सीमा साझा करता है भारत वह है अफ़गानिस्तान के साथ। तो इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ते हैं। देखिए, ये एक टेबल है और इस टेबल में मैंने देश के साथ साथ उसकी सीमा की लंबाई भी लिखी है। अब ज़रा देखिए, ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा टच करता है भारत, वह सीमा की लंबाई कितनी है? 4,156 किलोमीटर। और यहाँ पर इस बॉर्डर पर कौन सा रक्षा बल तैनात है? तो वो है BSF। तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, भारत की सबसे ज़्यादा जो सीमा रेखा है उसकी वह किस देश के साथ साझा करता है? तो आंसर होगा बांग्लादेश। और सीमा की लंबाई पूछे तो 4,156 किलोमीटर। और यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कौन सा रक्षा बल तैनात है इस सीमा पर? तो यहाँ पर है BSF, सीमा सुरक्षा बल। और दूसरे नंबर पर पूछे तो दूसरे नंबर पर है चीन। देखिए, चीन डायरेक्टली भारत से कहीं पर टच नहीं है। चीन के साथ भारत तिब्बत के साथ टच है और तिब्बत चीन का पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि वह चीन से टच है। क्लियर? और ये जो लंबाई है वह है 3,488 किलोमीटर। और यहाँ पर भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस तैनात है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तैनात है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इसमें तिब्बत के रिफ्यूजी थे जिन्हें हमने रिक्रूट किया था और इनको यहाँ पर तैनात किया हुआ है। और आप देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, यहाँ पर तीनों में सीमा सुरक्षा बल तैनात है। तो पाकिस्तान की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर, जो भारत की सीमा के साथ साझा करता है। और यहाँ पर देखिए, म्यांमार पर जो बॉर्डर पर जो रक्षा बल तैनात है उसका नाम है असम राइफल्स। तो क्वेश्चन उलट के भी आ सकता है, ऐसा पूछा जा सकता है कि असम राइफल्स किस देश की सीमा पर तैनात है? तो म्यांमार। तो क्लियर हो गया। ये जो टेबल है ये टेबल भी हमने होम मिनिस्ट्री की एनुअल रिपोर्ट से ली है। तो देखिए, इसमें और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 20-25 किलोमीटर का ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस होगा, लेकिन दोनों सही हैं, ऑर्डर एकदम सेम है, तो आपको याद रखना है। तो आज हम जानेंगे बांग्लादेश के बारे में। देखिए, बांग्लादेश जो है भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो आज हम बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। देखिए, ये है बांग्लादेश।
ये जिसको मैं लाल रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये है बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो सर्वाधिक सीमा मिलती है वह है पश्चिम बंगाल से। देखिए ये है पश्चिम बंगाल, ये लाल रंग से हाईलाइट है ये वाला, ये है पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये है असम। देखिए ये अजीब सा जो शेप है जिसका, ये यहाँ तक असम है, ठीक है। इसके अलावा ये असम के बीचों बीच ये बादल जैसा दिख रहा है, ये है मेघालय। फिर ये है त्रिपुरा, ये है मिजोरम, क्लियर। ये है मणिपुर, ये है नागालैंड और ये है अरुणाचल प्रदेश और ये है सिक्किम, ठीक है। तो ये है आपका उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो नॉर्थ ईस्ट के आपको राज्य पता होने चाहिए कि कौन कौन से हैं, क्लियर। तो मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ जिससे आप इसको आसानी से समझ सकें। अब ये ब्लैंक है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि कौन से बांग्लादेश की सीमा कौन से राज्य को टच करती है। तो देखिए ये क्या है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। ये क्या है, असम। ये क्या है, बादल जैसा दिख रहा है, ये है मेघालय। ये कौन सा है, त्रिपुरा। और ये कौन सा है, मिजोरम। तो 1 2 3 4 5। तो बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्यों को। अब सबसे ज़्यादा सीमा किसको छूती है, तो वो है पश्चिम बंगाल। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इतनी ज़्यादा सीमा छू रहा है, तो ये है कौन सा, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा ये है त्रिपुरा, फिर दूसरे नंबर पर है त्रिपुरा और तीसरे नंबर पर ये मेघालय। देखिए असम बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, क्लियर। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को 2 बार छूता है, तो असम, क्लियर। ये है मेघालय, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर मेघालय है, चौथे नंबर पर मिजोरम है और 5वें नंबर पर आता है असम, क्लियर। चलिए एक कलर्ड मैप देख लेते हैं, देखिए क्लियर है। अब ये देखिए ये क्या है, बांग्लादेश है, ये क्या है, पश्चिम बंगाल है, ये असम है, देखिए यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर रहा है। ये त्रिपुरा, देखिए त्रिपुरा लगभग पूरा त्रिपुरा की जो बॉर्डर है वह बांग्लादेश से साझा है। और ये है मेघालय, बादल जैसा दिख रहा है, और ये है मिजोरम, ठीक है ना। तो मिजोरम की इतनी ही सीमा साझा करता है और चौथे नंबर पर मिजोरम है और 5वें नंबर पर असम, पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल, दूसरे पे त्रिपुरा और तीसरे पे मेघालय। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। और आपको पूरब के, ये उत्तर पूर्व के सारे राज्य पता होने चाहिए। देखिए ये सबको पता होता है, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर। और ये सबको पता होता है सिक्किम। अब ये जो आप देख रहे हैं ये अजीब सी बाउंड्री, ये है असम, क्लियर। और असम के नीचे वाले ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ना मा मी, क्लियर। नमामि गंगे सुना ही होगा आपने। तो ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम और ये है त्रिपुरा। अब हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ जानते हैं। तो देखिए बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है, भारत की कितने राज्यों को छूती है, तो 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। सबसे ज़्यादा सीमा पश्चिम बंगाल से, वो है 2217 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। त्रिपुरा दूसरे नंबर पे 856 किलोमीटर, तीसरे नंबर पर है मेघालय 443 किलोमीटर के साथ, और मिजोरम है 318 किलोमीटर की सीमा टच करता है बांग्लादेश की, और असम 5वें नंबर पर और 263 किलोमीटर की सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, क्लियर। और बांग्लादेश और भारत दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करते हैं। आपको याद रखना है बांग्लादेश और भारत कौन से नंबर की सीमा साझा करते हैं, कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। तो पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यह सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करने वाले 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, क्लियर। आगे देखते हैं। अब हम बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो देखिए बांग्लादेश की राजभाषा कौन सी है, बंगाली। और बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेशी टका। राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली। राष्ट्रीय फूल क्या है, वाटर लिली, क्लियर। अब यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी, वाटर लिली जानते हो, ये है, ये वाटर लिली है, ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, ओरिएंटल मैगपाई रोबिन,
इसे बोलते हैं ओरिएंटल मेकपाई रोबिन। राष्ट्रीय फल क्या है? कटहल, जैक फ्रूट कहते हैं जिसे। देखिए कटहल फल है, लोग सब्जी लगा देते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसके अंदर बीज पाए जाते हैं वो फल ही होते हैं। क्लियर? तो मुझे लगता है कि ये बात समझ में आ रही होगी। राष्ट्रीय मछली है हिल्सा। हिल्सा ये है मछली, और ये हिल्सा का सबसे बड़ा निर्यातक है। निर्यातक मतलब ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश है बांग्लादेश। राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ध्यान रखना, क्रिकेट मत टिक करना, कबड्डी है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय वृक्ष है आम का पेड़, और राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर भारत में कहाँ पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो भारत में पाया जाता है वह पाया जाता है सुंदरबन टाइगर रिजर्व में, और ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। क्लियर? और रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन में पाए जाते हैं। इसके अलावा सुंदरबन का नाम सुंदरबन क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे सुंदर वृक्ष पाए जाते हैं जिन्हें सुंदरी के पेड़ बोला जाता है, इसलिए सुंदरबन का नाम सुंदरबन पड़ा। क्लियर? अब यहाँ का राष्ट्रगान कौन सा है? राष्ट्रगान है आमार सोनार बांग्ला। बंगाली में क्या बोलते हैं? आमार सोनार बांग्ला। इसका इंग्लिश में मतलब होता है माई गोल्डन बंगाल, और हिंदी में होता है मेरा स्वर्णिम बंगाल। और ये जो आमार सोनार बांग्ला है ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, और रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो दो देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं। भारत का लिखा है जनगण मन, और बांग्लादेश का लिखा है आमार सोनार बांग्ला। क्लियर? ये बांग्लादेश का आप ध्वज देखिए, ये जो ध्वज है इसको देखिए, इसमें ये बीच में जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है ये है उगता सूरज, और ये किस बात का प्रतीक है? ये इस बात का प्रतीक है कि बांग्लादेश के लोगों ने स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष किया, उसमें जो खून बहा, उसका एक प्रतीक है। देखिए खून का रंग भी क्या होता है? लाल होता है, इसलिए क्या है? लाल रंग का है। इसके अलावा ये ग्रीन है, ये ग्रीन हिस्सा किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? यह इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि यहाँ की जो भूमि है वो काफ़ी उपजाऊ है, तो ये अपने क्षेत्र की उपजाऊ भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश का जो लोगो है वो है ये, यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं ये क्या है? ये है वाटर लिली। ये क्या है? वाटर लिली। और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये हैं धान की बालियाँ, क्योंकि यहाँ पर चावल अधिक होता है। इसके अलावा ये बीच में है जूट। जूट जिसे पटसन भी बोला जाता है, तो इसके लोगों में क्या क्या शामिल है? वाटर लिली, चावल की बालियाँ और जूट शामिल है। यहाँ के राष्ट्रीय कवि हैं काजी नजरुल इस्लाम। ये हैं काजी नजरुल इस्लाम, और इन्हें विद्रोही कवि कहा जाता था क्योंकि यह जो सत्ता के विरोध में लिखते थे। तो ये आपको याद रखना है, राष्ट्रीय कवि कौन से हैं? काजी नजरुल इस्लाम। और राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें बंग बंधु कहा जाता था। बंग का मतलब होता है बंगाल, और बंधु का मतलब होता है मित्र। ये हैं शेख मुजीबुर रहमान। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच में ट्रेन भी चली हैं। तो पहली जो ट्रेन है, रेल है, उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, जिसे बंगाल में मैत्री एक्सप्रेस बोला जाता था, और यह कोलकाता से ढाका चली थी। देखिए पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो यह कहाँ से कहाँ चली थी? कोलकाता से ढाका चली थी। याद रख सकते हैं तारीख 14 अप्रैल 2008 को यह चली थी। दूसरी जो ट्रेन है वो है बंधन एक्सप्रेस। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्री ट्रेन है जो भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना चली थी। कहाँ चली थी? बांग्लादेश के खुलना। और यह कब चली थी? 9 नवंबर 2017 को। और यह भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरी आधुनिक लिंक ट्रेन है। क्लियर? अब भारत और बांग्लादेश की कुछ नदियाँ इम्पोर्टेंट है, जैसे तीस्ता नदी। तीस्ता नदी यह निकलती है सिक्किम से, और सिक्किम से निकलती हुई पश्चिम बंगाल से होती हुई यह बांग्लादेश में चली जाती है। अब इस नदी को लेकर दोनों देशों में विवाद है। विवाद क्या है भाई? बांग्लादेश कहता है कि भारत हमें पानी कम देता है, पानी पहले ही निकाल लेता है। तो भाई पानी कम पहुंचता है, पहले निकाल लेता है, तो बांग्लादेश में पानी क्या होता है? कम पहुंचता है। लेकिन ध्यान रखना है, जो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश का जो ऊपरी हिस्सा है उसे रंगपुर कहा जाता है, रंगपुर डिवीज़न है, और इसके यह तीस्ता के पानी पर निर्भर है। तो यह विवाद है, और ये अभी भी विवादित है, तो ये ध्यान रखना है। तीस्ता नदी। फिर है फेनी नदी।
फेनी नदी जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा बनती है। यह निकलती है त्रिपुरा से और सबरूम शहर से गुजरती हुई यह बांग्लादेश में जाती है। बांग्लादेश से मिलने के बाद यह बांग्लादेश में जाने के बाद यह गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। क्लियर? तो ये है फेनी नदी। मुहरी नदी जो है वह त्रिपुरा से निकलती है, बांग्लादेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी के उत्तर मुहाने के पास फेनी नदी में मिल जाती है। फेनी नदी में मिलने के बाद इसे कहा जाता है लिटिल फेनी। तो मुहरी नदी को क्या कहा जाता है? लिटिल फेनी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वहाँ की जो बांग्लादेश की, भारत और बांग्लादेश की अन्य नदियों को भी याद रखना है, जैसे मनु, खोवाई, गुमटी, धारला, दूध कुमार, माथाभांगा नदी। ये वो नदियाँ हैं या तो ये बॉर्डर पर बहती हैं या फिर एक देश से निकलती हैं और दूसरी देश में चली जाती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। गुमटी नदी इंपॉर्टेंट है, इसे गोमती से कंफ्यूज मत होना। गोमती नदी वो नदी थी जिसके किनारे क्या बसा है? लखनऊ। क्लियर है? तो ये गुमटी नदी, और गुमटी नदी पर एक जलमार्ग बनाया जा रहा है। उस जलमार्ग का नाम क्या है? तो वो जो जलमार्ग है वह है सोनमुरा दाऊदकंडी। सोनमुरा भारत में है और दाऊदकंडी कहाँ है? बांग्लादेश में है। क्लियर? अब बांग्लादेश पूरा बांग्लादेश 8 डिवीज़न में डिवाइड है। देखिए, सबसे ऊपर का जो है वो कहलाता है रंगपुर, ये कहलाता है सिलहट, ये कहलाता है चिटगांव, ये है बारिशल, ये है खुलना, ये है राजहंसी, ये है मम्मेन सिंह, ये है ढाका। तो ये 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 हैं। ये बांग्लादेश के 6 डिवीज़न भारत की किसी न किसी राज्य से टच होते हैं। क्लियर है? तो मुझे लगता है अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम स्टैटिक जीके का पार्ट 2 करेंगे और इस पार्ट में हम भारत और नेपाल को देखेंगे जो कि हमारा पड़ोसी देश है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, ये भारत का मैप है और अब मैं इस मैप को जूम करता हूँ। आप इसको देखिए, नेपाल कहाँ स्थित है? तो नेपाल है, अगर मैं उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है, इस साइड ये उत्तराखंड है और फिर ये है सिक्किम। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो ये जो बॉर्डर बन रही है ये काई की है? ये है नेपाल की। तो आप ये नेपाल भारत के कितने राज्यों को छूता है? तो भारत के यह 5 राज्यों को छूता है। ज़्यादातर लोग 4 आंसर लगा देते हैं जो कि गलत है। अब पहले नंबर देखिए कौन कौन को छूता है। तो ये है सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, ये है उत्तराखंड, ये है बिहार, ये है सिक्किम। और आप ये जो छोटी सी ये पिंक कलर से देख रहे हैं, पिंक कलर की ये बॉर्डर भी तो इससे टच है। तो कुल भारत के 5 राज्य नेपाल की सीमा से लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट, ये जो नक्शा देख रहे हैं आप, ये जो मैप देख रहे हैं, ये नेपाल का ऑफिशियल मैप जो सरकार ने, नेपाल सरकार ने हाल ही में जो लॉन्च किया था, ये है। ये इसमें क्या दिखाया गया? इसमें नेपाल के 7 प्रोविंस दिखाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल में कितने प्रोविंस हैं? 7। आपका कितना आंसर होगा? 7। क्लियर? अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेपाल से भारत के किस राज्य की सर्वाधिक सीमा लगती है? तो इसमें ज़्यादातर लोग 90% लोग इसका आंसर देते हैं उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। इसका सही आंसर है बिहार, और बिहार राज्य की सर्वाधिक सीमा नेपाल को छूती है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। तो सर्वाधिक सीमा छूने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। बिहार की सीमा कितनी है? 726 किलोमीटर, जो कि सबसे लंबी है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा 551 किलोमीटर है, जो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड 275 किलोमीटर के साथ। पश्चिम बंगाल
चौथे नंबर पे, और इसकी 100 किलोमीटर की सीमा नेपाल को छूती है। और 5वें नंबर पर आता है अपना सिक्किम। सिक्किम की सबसे कम सीमा है। वो आप ये नोटिस कर रहे हैं, जो पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है, इसमें मात्र 1 ही किलोमीटर का अंतर है, लेकिन सबसे कम जो है वो सिक्किम राज्य की है। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आप इस मैप को देखिए। इस मैप में मैंने ये बताया है कि जो बिहार राज्य है, बिहार राज्य के कितने ज़िले नेपाल की सीमा को छूते हैं? तो आपका आंसर होगा 7। कितने ज़िले छूते हैं? 7। और उसी तरह उत्तर प्रदेश की जो ज़िले हैं वह भी 7 हैं जो नेपाल की सीमा को छूते हैं। अब बिहार के कौन कौन से ज़िले हैं? तो बिहार का इस साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ये है देखिए पश्चिम चंपारण, फिर दूसरे नंबर पर ये है पूर्वी चंपारण, तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी, चौथे नंबर पर मधुबनी, 5वें नंबर पर सुपौल, 6वें नंबर पर अररिया, 7वें नंबर पर किशनगंज। क्लियर? अब इसको जूम करके देख लेते हैं। तो ये हमने जूम किया। तो सबसे पहले पश्चिम चंपारण, दूसरे नंबर पर पूर्व चंपारण, तीसरे नंबर पर सीतामढ़ी, चौथे नंबर पर मधुबनी, 5वें नंबर पर सुपौल, 6वें नंबर पर अररिया और 7वें नंबर पर किशनगंज। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के कितने जो ज़िले हैं वह नेपाल की सीमा को छूते हैं। तो सबसे पहले पीलीभीत, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर बहराइच, चौथे नंबर पर श्रावस्ती है, 5वें नंबर पर बलरामपुर, 6वें नंबर पर सिद्धार्थनगर और 7वें नंबर पर महाराजगंज। अब मैं इस मैप को जूम करता हूँ, तो देखिए आप, सबसे पहले पीलीभीत, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, तीसरे नंबर पर बहराइच, चौथे नंबर पर श्रावस्ती, 5वें नंबर पर बलरामपुर, 6वें नंबर पर सिद्धार्थनगर और 7वें नंबर पर महाराजगंज। अब मुझे लगता है क्लियर होगा। तो सबसे आपको ये याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक नेपाल को छूती है, तो वह आंसर होगा आपका बिहार। क्लियर? दूसरे नंबर पर अगर पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश, और अगर तीसरे नंबर पर पूछा जाए तो आंसर है आपका उत्तराखंड, चौथे पर पश्चिम बंगाल और 5वें नंबर पर आता है सिक्किम। सिक्किम की पोजीशन क्या है? सिक्किम की पोजीशन है 5th। क्लियर? अब आप इस मैप को देखिए। इस मैप में मैंने क्या बताया है? इस मैप में हमने नेपाल के जो 7 प्रांत हैं, 7 प्रांत या 7 प्रोविंस हैं, उनको बताया है। ये देखिए प्रांत 1, ये क्या है? प्रांत 2। तीसरे नंबर पर बागमती, चौथे नंबर पर गंडकी, 5वें नंबर पर लुम्बिनी, 6वें नंबर पर कर्णाली और 7वें नंबर पर सुदूर पश्चिम। अब आपको पता होना चाहिए, जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी के कपिलवस्तु जगह पर हुआ था। और काठमांडू, अक्सर पूछा जाता है, जो नेपाल की राजधानी काठमांडू है वह नेपाल के किस प्रोविंस में है? तो इसका आंसर है बागमती प्रोविंस। कहाँ पर? बागमती प्रांत में है। अब आपको पता है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागर माथा। और सागर माथा का अर्थ क्या होता है? आकाश की देवी। आपको ये भी याद रखना है। और ये जो प्रांत बने, यहाँ पर 2 शहर हैं, एक है कोशी और दूसरा है मेची। अब यहाँ ये जो शहरों के नाम हैं, यहाँ से निकलने वाली नदियों के नाम पर पड़े हैं। जो कोशी और मेची है, यहाँ पर केंद्र सरकार की, जो भारत में ये जाती हैं बिहार में, और बिहार में केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई जा रही है जिसे बोला जाता है कोसी मेची लिंकिंग परियोजना। तो ये भी आपको याद रखना है, कोसी मेची लिंकिंग परियोजना कहाँ पर चलाई जा रही है? तो बिहार में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम नेपाल के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय फूल है वो है रोडोडेंड्रॉन। ये है राष्ट्रीय फूल रोडोडेंड्रॉन।
राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनाल है। ये जो पक्षी आप देख रहे हैं ये है हिमालयन मोनाल। राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु है गाय। राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो राष्ट्रीय वृक्ष है फिकस रिलिगियोसा। फिकस रिलिगियोसा ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ था, और इसी वृक्ष को पीपल का वृक्ष कहा जाता है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है कर्नाली। और कर्नाली, जो कर्नाली नदी है, इसे, ये तो नेपाल का नाम है, नेपाल में कर्नाली नदी के नाम से जानी जाती है। और ये नदी जब भारत आती है तो भारत में इसका नाम बदल जाता है, भारत में इसको घाघरा कहा जाता है। राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, और ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? यह है नेपाल का राष्ट्रीय खेल। अच्छा, आप क्या बता सकते हैं कि इसमें प्लेयर की संख्या कितनी होती? तो बता सकते हैं? हाँ, तो आप याद रखना कि जो वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 6 प्लेयर होते हैं। आगे ये देखते हैं नेपाल का ध्वज। नेपाल के ध्वज के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये जो नेपाल का ध्वज है, इसमें जो सबसे बाहर ये जो बॉर्डर दिख रही है ब्लू कलर की, यह जो नीले रंग की सीमा है, यह शांति का प्रतीक है। और जो लाल रंग है, लाल रंग तो आपको पता है रोडोडेंड्रॉन का रंग था। रोडो जो डेंड्रॉन था, राष्ट्रीय पुष्प, वह कौन से रंग का था? लाल रंग का। और जो नेपाल का राष्ट्रीय फूल था। इसके अलावा ये क्या है? अर्धचंद्र है, अर्धचंद्रमा है और पूरा चांद भी है। तो ये जो अर्धचंद्रमा और पूरा चांद है वह शाही घर का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा जो सूर्य है, सूर्य क्या है? ये राणा परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेपाल का प्रतीक देखते हैं। नेपाल का प्रतीक कैसा है? तो नेपाल के प्रतीक में ये जो सबसे ऊपर है, ये यहाँ का नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है। इसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये है जो सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये है, बताइए आप, एनी गेस? हाँ, ये क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता था नेपाल में? सागर माथा। क्लियर? और ये जो देख रहे हैं हैंडशेक, ये लेडीज का हाथ है और ये के पुरुष का हाथ है। तो आप ये जो हैंडशेक है ये किस चीज़ को बताता है? ये इस बात का प्रतीक है कि वहाँ पर लिंग समानता है। तो ये लिंग समानता का प्रतीक है। इसके अलावा ये जो माला है, ये किसकी माला है? ये रोडोडेंड्रॉन के फूलों की माला है। और सबसे नीचे आप देखिए, ये रेड कलर से ये इस पर कुछ लिखा है, और इसमें संस्कृत में लिखा है जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस बात का क्या मतलब होता है? इस बात का मतलब होता है माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इसके पीछे हालांकि एक छोटी सी कहानी है, और वो कहानी भी देख लेते हैं। तो जब रावण का वध राम ने किया था, तब लक्ष्मण जी ने राम से कहा था कि भैया यहाँ पर ही रह जाते हैं, और इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, यद्यपि यह लंका सोने की बनी है, फिर भी इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, और मैं यहाँ पर नहीं रह सकता। क्लियर? इसके अलावा भारत और नेपाल के बीच में एक संधि भी हुई थी, ये 1816 में हुई थी। और भारत और नेपाल के बीच में एक्चुअली ये तब हुई थी जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। इस संधि को बोला जाता था सुगोलो की संधि, और यह काली नदी पर स्थित है। यह काली नदी ही तो विवादित है, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। और यह जो काली नदी है, यह काली नदी कहाँ से निकलती है? ये काली नदी का दूसरा नाम क्या बताया था अभी? शारदा। काली नदी कहो या शारदा नदी कहो, तो एक ही है। काली नदी का उद्गम होता है भारत के उत्तराखंड राज्य के पिथौरा जिले से, काला पानी से हुआ है। देखिए फिर से देख लीजिए, जो काली नदी है, काली नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले के काला पानी से हुआ है। और उत्तराखंड कहता है कि ये काला पानी से नहीं हुआ है, और यह नेपाल से हुआ है इसका उदय। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये सुलझ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता।
और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 3 करेंगे और इस पार्ट में हम भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देख रहे हैं आप, ये मैंने भारत और पूरे भारत का मैप लिया हुआ है और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ वेस्ट में ये है पाकिस्तान। तो अब मैं इस मैप को जूम करता हूँ तो आप इसमें देखिए, तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पाकिस्तान की सीमा को साझा करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो आप इस मैप में देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप, मैं बॉर्डर खींच रहा हूँ लाल रंग से, तो ये है लद्दाख। आगे बढ़ते हैं तो ये आप आएंगे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। क्लियर? ये सीमा हो गई भारत के 3 राज्य जिसमें शामिल हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। अगर हम बात करें पहले की, पुराने आंकड़े देखें तो जो सबसे ज़्यादा सीमा भारत की पाकिस्तान से टच होती थी, छूती थी, वो थी जम्मू कश्मीर की और वो उसकी कुल लंबाई कितनी थी, 1222 किलोमीटर। चूँकि अब लद्दाख अलग हो गया है और ये लद्दाख बहुत ही बड़ा क्षेत्र बन गया है, ये देखिए ये पूरा लद्दाख है। तो कुल लंबाई कितनी हुआ करती थी, 1222 किलोमीटर और राजस्थान दूसरे नंबर पर आता था। अब राजस्थान पहले नंबर पर है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग हो गया है, जिसके कारण राजस्थान की पोजीशन फर्स्ट हो गई है। तो राजस्थान जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है उसकी लंबाई है 1170 किलोमीटर। दूसरे नंबर पर गुजरात है, इसकी सीमा 506 किलोमीटर है और तीसरे नंबर पर है पंजाब और इसकी सीमा है 425 किलोमीटर। अब पूरे जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जब ये लद्दाख अलग नहीं हुआ था, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मैं करंट डेटा की बात कर रहा हूँ, करंट आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कितनी है, तो ये अभी भारत सरकार ने डिस्क्लोज नहीं किया है और भारत सरकार जैसे ही डिस्क्लोज करेगी और मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है? तो सबसे ज़्यादा भारत का कौन सा राज्य है जिसकी सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान को छूती है, तो आपका आंसर होगा राजस्थान। क्लियर? दूसरे नंबर पर गुजरात और तीसरे नंबर पर पंजाब। अब मैं इसको जूम करता हूँ, इस मैप को मैं और जूम करता हूँ जिससे आप और अच्छे से समझ सकें। ये देखिए लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर, ये पंजाब, ये राजस्थान और ये गुजरात। गुजरात की ये बॉर्डर देखिए आप, जिसको मैं लाल रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसको बोला जाता है सर क्रीक। एक्चुअली गुजरात के यहाँ से एक नदी भी बहती है, सतलज नदी, वो सिंध में जाने से पहले यहाँ से गुजरती है, इसकी बॉर्डर का हिस्सा भी बनती है। और एक बात आपको याद रखनी है, जो ये सर क्रीक से मैं जिस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए आप, ये जाएगी कहाँ से, राजस्थान पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर होते हुए लद्दाख के इस हिस्से को कवर करेगी। और ये जो पूरी रेखा है इसे बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। और ये रेड क्लिफ एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये सीमा रेखा खींची थी। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि जो भारत और बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, भारत और बांग्लादेश के बीच में भी जो रेखा खींची है वो भी रेड क्लिफ ने खींची थी। इसने रेड क्लिफ ने खींची थी, तो ये भी रेड क्लिफ लाइन है टेक्निकली, लेकिन एग्ज़ाम में ज़्यादातर पाकिस्तान ही रहता है ऑप्शन में, तो आपको पाकिस्तान ही टिक करना है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आप इस मैप को देखिए, ये मैप क्या बताता है, ये मैप पाकिस्तान के उन प्रांतों को बताता है जो काफ़ी बड़े हैं। जैसे ये देखिए, ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत है, इसकी राजधानी कराची। ये वाला बलूचिस्तान है, इसकी राजधानी कोटा। ये पंजाब है,
जिसकी राजधानी लाहौर है, ये पाकिस्तान वाला पंजाब है, इसकी राजधानी क्या है, लाहौर है। ये है खैबर पख्तूनख्वा, जिसकी राजधानी पेशावर है, राजधानी क्या है, पेशावर है। ये आप देख रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये जिसे पाकिस्तान अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाहता है। 4 बड़े प्रोविंस तो आपको समझ में आ गए, ये सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और एक खैबर पख्तूनख्वा। ये इसको पाकिस्तान अपना 5वां प्रोविंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान मानता है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन ये भारत का हिस्सा है। आप भारत के मैप में देखेंगे तो ये भारत में भी है, भारत के मैप में भी है और ये भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान अपना मानता है, ठीक है, लेकिन ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। आप इसको देखिए, ये जो मैं आपको देखिए, जिसको मैं इस सर्किल में ले रहा हूँ, इसे बोला जाता है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये भी POK ही है और ये POK की जो राजधानी है पाकिस्तान की, जो ये मुजफ्फराबाद है। क्या है, मुजफ्फराबाद। POK की राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। तो ये 4 बड़े प्रांत हो गए पाकिस्तान के, कौन कौन से, सिंध, जिसकी राजधानी कराची, पंजाब जिसकी राजधानी लाहौर, बलूचिस्तान जिसकी राजधानी क्वेटा और खैबर पख्तूनख्वा जिसकी राजधानी क्या है, पेशावर, और जो विवादित क्षेत्र है वो POK जिसकी राजधानी क्या है, मुजफ्फराबाद। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। आप इस मैप में देख सकते हैं, आप इस मैप में मैंने दिखाया है आपको कि जो POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और भारतीय कश्मीर और ये लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये जो इन दोनों के बीच में एक रेखा खींची गई है जिसको बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये एक्चुअली 1972 में शिमला समझौते के बाद खींची गई थी। क्लियर। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल खींची गई है, ये भारत और चाइना के बीच में है। चीन ने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है और पाकिस्तान ने अपने इस क्षेत्र में कब्जा किया हुआ है। क्लियर। तो जो LOC है, LOC भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है, वह भारत और चीन के बीच में है। तो अब मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। और अब मैं इस मैप को जूम करके दिखाता हूँ आपको, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो सकेगा। आप इस मैप को देख लीजिए, इसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका कि LAC कौन है और LOC कौन है। देखिए ये जो रेखा है, ये वाली, जिसको मैं लाल रंग से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसे बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। क्लियर। और ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चीन के बीच में, यहाँ पर चीन ने कब्जा किया हुआ, ये अक्साई चीन है। क्लियर। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल में मेजर अंतर यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच में है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत और चाइना के बीच में है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पाकिस्तान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय कवि हैं वो है मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था, और ये मोहम्मद इकबाल हैं। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, जिसे अले लोरिस चोकर भी कहा जाता है, ये राष्ट्रीय पक्षी है वहाँ का। राष्ट्रीय फूल चमेली का फूल है, जास्मिन बोलते हैं जिसे। ये देखिए आप देख रहे हैं चमेली का फूल। राष्ट्रीय फल आम है, ये वहाँ का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय वृक्ष सेड्रस देवदार है, सेड्रस देवदार, ये देवदार का वृक्ष है, ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय पशु, जो राष्ट्रीय पशु है वो मारखोर है, ये मारखोर को दिखाया है हमने। राष्ट्रीय खेल हॉकी है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, और भारत का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रभाषा पाकिस्तान की उर्दू है, और पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है वो है कौमी तराना। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज देख लेते हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज में ये सफ़ेद रंग है, इसके अलावा ये हरा रंग है, और ये चांद है, और ये सितारा बना हुआ है। तो इस्लाम धर्म में चांद का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसमें चांद बना है। पाकिस्तान के जो झंडे में
सफ़ेद रंग है वो इस बात का प्रतीक है कि पाकिस्तान के भीतर जो गैर मुस्लिम है यह उनका प्रतिनिधित्व करता है। हरा और सफ़ेद रंग दोनों संयुक्त रूप से, हरा और सफ़ेद रंग दोनों संयुक्त रूप से शांति और आर्थिक सफलता का प्रतीक बताया गया है। सितारा ज्ञान का प्रतीक बताया गया है और जो ये सफ़ेद वर्धमान है चांद, ये भविष्य की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये आपको राष्ट्रीय ध्वज के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, बॉर्डर क्रॉसिंग, उनको देख लेते हैं। बॉर्डर क्रॉसिंग वो क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकार एक देश के व्यक्तियों को दूसरे देश में जाने की परमिशन दे देती है, उसे बोला जाता है बॉर्डर क्रॉसिंग। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉर्डर क्रॉसिंग है वह अटारी और बाघा बॉर्डर क्रॉसिंग है। अटारी और बाघा बॉर्डर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक सीमा समारोह होता है जिसके कारण यह बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये अटारी और बाघा बॉर्डर है, यह अमृतसर से, भारत में जो अमृतसर है, भारत के अमृतसर से 32 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के लाहौर से 24 किलोमीटर की दूरी पर ये अटारी बाघा बॉर्डर मिलती है। क्लियर। इसके अलावा मुनाबाओ जो कि एक रेलवे स्टेशन है, इसके लिए ही प्रसिद्ध है। यह राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है, जहाँ से भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली एक ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था थार एक्सप्रेस। क्लियर। तो अब मुझे लग रहा है कि ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग क्लियर हो गई होंगी आपको। इसके अलावा और भी बॉर्डर क्रॉसिंग है, जैसे लोंगेवाला। इस लोंगेवाला बॉर्डर क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये लोंगेवाला युद्ध स्थल का। और ये मातेश्वरी तनोट राय मंदिर है जो बहुत फेमस है। ये एक्चुअली मंदिर इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि कोई अगर बम गिरता है ना तो माता के आशीर्वाद से वो बम फटता ही नहीं है, डिफ्यूज हो जाता है, ऑटोमेटिक बम फटता ही नहीं है। तो ये मंदिर है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान के बीच में एक और ट्रेन चलाई गई थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस। यह एक द्विसाप्ताहिक ट्रेन थी और यह गुरुवार और सोमवार को चलती थी। हालांकि अभी ये बंद है, और ये बंद इसलिए क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो संबंध है वह अभी अच्छे नहीं हैं, इसलिए इस ट्रेन को बंद कर दिया गया है। जो दिल्ली और अटारी के बीच में चलती थी, पुरानी दिल्ली और अटारी के बीच भारत में चलती थी, और ये पाकिस्तान में लाहौर तक चलती थी। क्लियर हो गया ये समझौता एक्सप्रेस। और आपको ये भी याद रखना है कि कोई भी ट्रेन सीमा को पार नहीं करती है, आखिरी स्टेशन पर रुक जाती है और आखिरी स्टेशन पर सारी जो उसकी सवारी हैं वो उतर जाती हैं, और पाकिस्तान में जाने वाली जो सवारी हैं वह पाकिस्तान के स्टेशन तक पैदल जाएंगी और उसके बाद वहाँ की ट्रेन में बैठेंगी और आगे का सफ़र तय करती हैं। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी ट्रेन सीमा को पार नहीं करती है। ठीक है, तो ये थी। इसके अलावा ये लोंगेवाला युद्ध स्थल दिखाया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा ये लोंगेवाला युद्ध स्थल क्यों फेमस था। ये बॉर्डर मूवी जो आपने देखी है ना, बॉर्डर मूवी में जो ये युद्ध स्थल दिखाया गया ना, जो युद्ध दिखाया गया वह लोंगेवाला युद्ध स्थल पर ही दिखाया गया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत और पाकिस्तान के लिए इतना ही, और आप हमारे पुराने वीडियो को भी देख सकते हैं जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस टेलीग्राम चैनल पर मैं अपनी इसकी पीडीएफ शेयर करूंगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश गुप्ता और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 4 करेंगे, और इस पार्ट में हम भारत के पड़ोसी भूटान के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि भूटान से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो इसका आपका आंसर होगा 4। तो भारत के 4 राज्यों की सीमा भूटान को छूती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है। क्लियर। दूसरे नंबर पर है असम। तीसरे नंबर पर ये जो देख रहे हैं आप, ये जो मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बाउंड्री है पश्चिम बंगाल की।
और ये है सिक्किम। सिक्किम से बहुत कम सीमा लगती है, इवन 32 किलोमीटर ही लगती है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य की सीमा भूटान को छूती है? तो आपका आंसर होगा असम। असम की सर्वाधिक सीमा लगती है और वो कितनी है? 267 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह है 217 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर। और चौथे नंबर पर है सिक्किम, और सिक्किम की कितनी है? 32 किलोमीटर। इस प्रकार कुल सीमा की लंबाई 699 किलोमीटर। तो भारत की 699 किलोमीटर की सीमा भूटान के साथ साझा होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम भूटान के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। भूटान की राष्ट्रभाषा है दोजोंग। क्लियर? आधिकारिक मुद्रा है निगुल्ट्रम। राष्ट्रीय फूल है हिमालयन नीला पोस्ता। ये जो आप देख रहे हैं ये हिमालयन नीला पोस्ता है। राष्ट्रीय वृक्ष साइप्रस है, ये साइप्रस है। राष्ट्रीय पशु तकिन है, ये तकिन है। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी आर्चरी बोला जाता है, ये तीरंदाजी आर्चरी है। और जो भूटान की सबसे लंबी नदी है वो है मानस नदी, जिसे गोंगरी नदी भी कहते हैं। यह कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में। कौन से जिले से निकलती है? कामेंग जिले से निकलती है और यह भूटान में चली जाती है। तो भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी हुई? मानस नदी। क्लियर? और भूटान जो है, भूटान में बौद्ध धर्म के लोग सर्वाधिक रहते हैं, तो इसलिए भूटान को प्रमुख रूप से बौद्ध देश भी कहा जाता है। तो भूटान को कौन सा देश कहा जाता है? भूटान को बौद्ध देश कहा जाता है। इसके अलावा भारत और भूटान के बीच में 2 संधियां भी हुई हैं, तो उन संधियों के केवल नाम याद रखने हैं। क्वेश्चन अक्सर आता है कि भारत और भूटान के बीच में कौन सी संधि है, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जो पुनाखा की संधि है वह भारत और किस देश के बीच में है? तो आंसर होगा भूटान। और इसके अलावा एक और संधि हुई है, वो है सिंचुला की संधि। तो ये 2 संधियां हैं जो भारत और भूटान के बीच में हैं। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये भूटान का राष्ट्रीय ध्वज है। अब इसमें आप देखिए, इसमें बीच में ड्रैगन बना है, जो क्या है? थंडर ड्रैगन है, थंडर ड्रैगन। और ये थंडर ड्रैगन वहाँ का क्या है? राष्ट्रीय देश का प्रतीक चिन्ह है। तो ध्वज के बीच में क्या बना है? देश का प्रतीक थंडर ड्रैगन बना है। इसके अलावा इसमें पीला रंग है। पीला रंग क्या बताता है? पीला रंग बताता है राजा का अधिकार। पीला रंग राजा के अधिकार को बताता है। ये सफ़ेद रंग का ड्रैगन है, तो ये सफ़ेद रंग बताता है वफादारी और शुद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। और नारंगी रंग बताता है डुकमा मठों को, यह डुकमा मठों को बताता है, और यह डुकमा मठ बौद्ध धर्म का मठ है। इसके अलावा जो भारत की सीमा है वह भूटान के साथ कैसी है? तो आप ये देख रहे हैं भूटान के साथ ये गेट बना है, इस गेट से भूटान जाया जाता है। और ये गेट कहाँ का है? ये गेट है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले में, और अलीपुरद्वार ज़िले के कहाँ पर? जयगांव में। तो ये जयगांव से कहाँ पर जाएगा? भूटान के लिए जाने का रास्ता है। तो ये सीमा है वहाँ की। तो भूटान के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ये जो चैनल है टेलीग्राम पर अनवी क्लासेस _ बिजावर से आप सर्च कर सकते हैं, और इसमें मैं PDF शेयर करता हूँ। तो मैं PDF शेयर करूँगा इस पर, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे सारे लोगों के पास, आपके फ्रेंड्स के पास, सारे लोगों के पास ये वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीतीश गुप्ता और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 5 करेंगे, और इस पार्ट में हम भारत और उसके पड़ोसी म्यांमार को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप इस मैप में देख के बताइए कि म्यांमार कहाँ पर है। तो म्यांमार है यहाँ पर स्थित। इसकी जो सीमा है भारत के अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है। अब मैं इस बॉर्डर को हाईलाइट करता हूँ, तो लाल रंग से मैं कलर कर रहा हूँ इस बॉर्डर को। ये इसकी सीमा है। तो म्यांमार से कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। देखिए, नमामि तो सबको याद रहते हैं, ना से नागालैंड, मा से मणिपुर और मी से मिजोरम, लेकिन लोग अक्सर अरुणाचल प्रदेश को भूल जाते हैं।
तो आपको याद रखना है कि भारत के कितने राज्यों से म्यांमार की सीमा लगती है, 4 राज्य। और इस सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो इस सीमा की कुल लंबाई 1643 किलोमीटर। अब आगे बढ़ते हैं और म्यांमार के बारे में भी हम कुछ जान लेते हैं। तो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो है बर्मा। राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, ये बाघ है। राष्ट्रीय मुद्रा म्यांमार क्यात है। राष्ट्रीय खेल चिनलॉन है, चिनलॉन जिसे कैनबॉल भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लोग कैनबॉल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय पक्षी ग्रे मोर तीतर है, ये ग्रे मोर तीतर है। राष्ट्रीय जो फूल है वो है पडुक्का, पडुक्का फूल है। और ये जो आप येलो कलर का फ्लावर दिख रहे हैं ये पडुक्का फूल है। जो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है वो है इरावदी नदी। इसके अलावा म्यांमार की एक नदी और इम्पोर्टेंट है, वो है साल्विन नदी। इसके अलावा मेकांग नदी भी वहाँ पर बहुत फेमस है। एक्चुअली ये मेकांग नदी जो है वह तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत से निकलती हुई यह जो आसियान कंट्री हैं उनके लिए, सारी कंट्रियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए आसियान कंट्री में चाइना हो गया, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इनसे होकर गुजरती है। और इनकी ये सीमा पार नदी भी। तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन सी नदी म्यांमार की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे लंबी नदी इरावदी नदी, दूसरे नंबर पर साल्विन नदी और मेकोंग नदी। तो ये 3 नदियाँ वहाँ की प्रमुख हैं, जिसमें सबसे लंबी नदी है इरावदी नदी। आगे बढ़ते हैं। ये जो है वहाँ का म्यांमार का राष्ट्रीय ध्वज है। इसमें देखिए 3 रंग है, पीला, हरा और लाल, और बीच में एक बड़ा सा सितारा बना हुआ है। अब इसमें जो पीला रंग है वह एकजुटता का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वह है शांति और धीरज का प्रतीक। लाल रंग साहस और निर्णायकता का प्रतीक है, और बीच में एक सफ़ेद सितारा बना हुआ है। अब आप यहाँ पर देखते हैं बीच में, जब ये अरुणाचल प्रदेश की मैं जो बॉर्डर हाईलाइट कर रहा हूँ इसे बोलते हैं मैकमोहन लाइन। कौन सी? मैकमोहन लाइन। और यहाँ पर ये जो बीच में है इसके ऊपर है तिब्बत और नीचे है म्यांमार और ये है भारत। तो ये ट्राई जंक्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे बोला जाता है दीफू दर्रा। और ये दीफू दर्रा है, यहाँ पर 3 देश की सीमा लगती है, एक तो चाइना, भारत और म्यांमार। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब भारत से अगर हमें मिजोरम जाना है, तो इसके लिए रास्ता क्या है? आप इस तरीके से जाएंगे, ये आसाम से होकर ये मिजोरम जाएंगे। तो जब आप यहाँ से जाएंगे तो कम से कम आपको 3-4 दिन लग जाएंगे। तो इसके लिए एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट चलाया गया है, और ये कलादान मल्टी प्रोजेक्ट में आप यहाँ कोलकाता से जाएंगे सिटवे पोर्ट। कहाँ पर जाएंगे? सिटवे पोर्ट। ये यहाँ से जाएंगे आप नाव से, और ये लगभग 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर की दूरी है, जो आप 3-4 घंटों में तय कर लेंगे। और फिर इसके बाद जाएंगे आप पलेटवा। ये पलेटवा म्यांमार में, और फिर यहाँ से आइजोल। तो आप जो 3-4 दिन की दूरी है बस 7 से 8 घंटे में तय कर लेंगे। तो इससे आपकी कुल दूरी कितनी कम हो जाएगी? लगभग 1328 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी। और इससे क्या हो जाएगा? इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवहन का यूज किया जाएगा, इसलिए इसे मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट कहते हैं। और इससे सामान का परिवहन की जो आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस भी कम हो जाएगी। क्लियर है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, जो कहाँ से? कोलकाता से म्यांमार के सिटवे पोर्ट को कवर करेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर बहुत सारे अलगाववादी संगठन वगैरह रहते हैं। जब ये पोर्ट बनाया जा रहा था तो इन संगठनों ने कहा था कि आप पोर्ट बनाइए और हम इसको उड़ा देंगे। तो फिर इसके लिए इन अलगाववादी संगठन को मारने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सनराइज। ऑपरेशन सनराइज जो सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादी समूह थे उनको मारने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था। क्लियर? अब म्यांमार की राजधानी देख लेते हैं। म्यांमार की राजधानी पहले रंगून हुआ करती थी, अब नाय पिये तो है। अब कौन सी राजधानी है? नाय पिये तो। ये देख रहे हैं आप, इसमें ये राजधानी है इसकी, म्यांमार की। और 1948 से 2006 तक, 1948 से 2006 तक जब
म्यांमार का नाम बर्मा हुआ करता था तब इसकी राजधानी थी रंगून। ठीक है, अब इसकी राजधानी बदल गई है और एक शहर है नाय पी तो, और ये शहर म्यांमार की राजधानी है। क्लियर। अब मैं इन दोनों मैप को जूम करके दिखाता हूँ जिससे आप इसकी लोकेशन अच्छे से समझ सकें। तो पहले इस वाले मैप को मैं जूम करता हूँ, तो देख लीजिए आप इसको। ये कोलकाता है और यहाँ से ये रास्ता बनाया जा रहा है, ये सिटवे पोर्ट तक जाएगा। ये लगभग 550 किलोमीटर का रास्ता है। फिर यहाँ से पलेटवा जाएंगे और पलेटवा से आइजोल। क्लियर है। तो ये है कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, और इसके अलावा ये कैपिटल है म्यांमार की नाय पी तो। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जिसमें मैं PDF शेयर करता हूं, और इस टेलीग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं अनमी क्लासेस _बिजावर। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है और इसमें मैं आज इसकी PDF शेयर करूंगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश गुप्ता और आज हम भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 6 देखेंगे। और इस पार्ट में हम भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान और चीन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम भारत और अफगानिस्तान को देखते हैं। तो जो डूरंड रेखा है वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा है। इस डूरंड रेखा के उत्तर में अफगानिस्तान है और दक्षिण में क्या है, पाकिस्तान है। अब मैं इस मैप में डूरंड रेखा को हाईलाइट कर रहा हूँ। अब आप इस डूरंड रेखा को देखिए। ये इस हिस्से में, ये जो जहाँ मिल रही है इस हिस्से में, ये लद्दाख वाला क्षेत्र है जो कि भारत का है। यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। ये गिलगिट बाल्टिस्तान वाले एरिया है पाकिस्तान के, यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और ये जो 106 किलोमीटर की जो रेखा है डूरंड रेखा, वह भारत और अफगानिस्तान के बीच की है। तो हम ऐसा कहेंगे जो 106 किलोमीटर की जो रेखा है डूरंड रेखा, वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। क्लियर। और अफगानिस्तान केवल भारत के लद्दाख के साथ सीमा साझा करता है। अब मैं इसको दूसरे मैप में दिखा रहा हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें ये डूरंड रेखा है और इसके ऊपर है अफगानिस्तान और नीचे है पाकिस्तान। और ये जो इस पॉइंट पर ये 106 किलोमीटर का एरिया है जिसको पाकिस्तान अपना मानता है। ये लद्दाख वाला क्षेत्र है जो कि भारत का है, यहाँ पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। तो ये आप समझ गए हैं, ये जो डूरंड रेखा 106 किलोमीटर का क्षेत्र है वह किसके साथ लगा हुआ है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। क्लियर। अब हम अफगानिस्तान के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय पशु है वह है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। मुद्रा जो है वह है अफगान अफगानी। राष्ट्रीय खेल है बुजकशी, ये जो है ये बुजकशी है। राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल, ये जो आप बाज देख रहे हैं ये गोल्डन ईगल है और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय फूल है तुलिप का, ये तुलिप का फूल है। राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान पाइन, ये अफगान पाइन का वृक्ष है। अब सबसे लंबी नदी जो अफगानिस्तान की है वह है हेलमंद नदी। क्लियर। आपको ये याद रखना है अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, हेलमंद नदी। अब आगे देखते हैं। ये है अफगानिस्तान का ध्वज। इसमें देखिए 3 रंग हैं। अब इसमें ये रंग अलग अलग रंग का किसी न किसी चीज़ के प्रतीक होते हैं। अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब इसमें बीच में देखिए ये मस्जिद है और बीच नीचे इसके कुछ लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, 1919। ये 1919 लिखा हुआ है और यह 1919 अफगानिस्तान के आज़ादी का वर्ष है। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, गेहूँ है, गेहूँ प्रिंटेड है। तो आपको अफगानिस्तान के मैप में 3 रंग हैं, मस्जिद बीच में है, नीचे 1919 लिखा है और बगल में गेहूँ छपा हुआ है। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब हम भारत के अगले पड़ोसी चीन को देखते हैं। क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आएगा कि भारत चीन के साथ
कितनी जो सीमा है, सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो कुल लंबाई है इसकी 3488 किलोमीटर। और भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो इस सीमा को साझा करते हैं। तो वैसे तो जो भारत है वह चीन के साथ डायरेक्टली टच नहीं है, बीच में तिब्बत है और तिब्बत चीन का हिस्सा है, इसलिए हम कहेंगे कि भारत चीन के साथ टच है। अब यहाँ पर देखिए लद्दाख, ये यहाँ पर जो सीमा है ये लद्दाख की चीन के साथ है, क्लियर। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, यहाँ पर एक्चुअली भूटान है, और ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो भारत के कितने राज्यों की सीमा चीन के साथ लगती है, तो 1 2 3 4 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लद्दाख। अब इतना मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए, एक मैं ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास, इस लाइन को बोला जाता है मैक मोहन रेखा। याद रखिए मैक मोहन रेखा बोला जाता है। 90% लोग गलती कर देते हैं, मैक मोहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक मोहन, जो कि गलत है। मैक मोहन एक जो ब्रिटिश व्यक्ति थे, इन्होंने ये रेखा खींची थी, ठीक है। ये तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की रेखा है, आपको ये याद रखनी है। क्या नाम है? मैक मोहन रेखा, क्लियर। अब आपको एक चीज और याद रखनी है, यहां पर ये जो रेखा है इसे बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एक्चुअली ये लद्दाख वाला जो हिस्सा है यहाँ पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, तो ये अक्साई चीन है और यहाँ पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है और परमानेंटली कब्जा है उनका। तो ये भारत का और चाइना के बीच में जो ये रेखा है इसे बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये जो 1962 में भारत और चीन के बीच विवाद का विषय रहा है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये देखिए मैंने इस डायग्राम में मैक मोहन रेखा को बताया है, ये क्लियर। तो अब मैं इन दोनों मैप को जूम करके दिखा रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो सके। तो ये देखिए इसमें मैक मोहन रेखा है, यहाँ पर ये तिब्बत वाला पार्ट है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश है जिसपे कब्जा करने की कोशिश करता है चाइना, बोलता है ये साउथ तिब्बत है। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मैं रेखा बना रहा हूँ इसे बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये पेंगोंग लेक है, यहाँ पर एक पेंगोंग लेक है, यहाँ पर इसका 1/3 हिस्सा जो है वह भारत में है और 2/3 हिस्सा इसका तिब्बत चाइना में है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पेंगोंग लेक। अब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये वाली लाइन हो गई, यह किसके साथ है? भारत और चाइना के साथ में है। और यहाँ पर कौन है? अक्साई चीन है, क्लियर। अब हम चीन के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। चीन का जो राष्ट्रीय पशु है वह है विशालकाय पांडा। ये आप देख रहे हैं, ये पांडा है। राष्ट्रीय जो पक्षी है वह लाल क्राउन क्रेन है, ये लाल क्राउन क्रेन है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय फूल है वहाँ का वह है पियोनिया का। कौन सा फूल है? पियोनिया का। राष्ट्रीय वृक्ष जिंकगो है, ये जिंकगो है। ये आप जो वृक्ष देख रहे हैं ये जिंकगो का है। इसके अलावा जो चीन की सबसे लंबी नदी है वह है यांगत्जी। यांगत्जी जो चीन की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ये चाइना का फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज है। इस फ्लैग में आप ये देखिए ये जो लाल रंग है यह क्या है? साम्यवादी क्रांति का प्रतीक है। इसके अलावा इसमें एक बड़ा स्टार है और 4 छोटे स्टार हैं। ये जो बड़ा सितारा है ये बताता है साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा ये जो 4 छोटे सितारे हैं ये सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह वहाँ की यूनिटी को भी दिखाता है। 4 छोटे सितारे किस चीज़ को दिखाते हैं? यूनिटी को। लाल रंग बताता है साम्यवादी क्रांति को और जो बड़ा सितारा है वह साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये तो था हमारे भारत और उसके पड़ोसी देश का पार्ट 6। इस पार्ट के बाद आपके वो सभी देश कवर हो जाते हैं जो भारत के साथ जमीनी सीमा साझा करते हैं।
इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं PDF शेयर करूँगा और साथ में ही आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं जो भी आपको डाउट हो। वैसे इतना कवर होने के बाद आप लगभग 450 प्लस अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आप बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे जो YouTube चैनल है उस पर कमेंट करके मुझे बताइए। धन्यवाद।